नमस्कार दोस्तों। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि काई स्क्वायर टेस्ट के अंतर्गत हाइपोथेसिस ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कि समान वितरण की परिकल्पना और सामान्य वितरण की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की परिकल्पना को समझने का प्रयास किया। आज हम लोग देखेंगे कि काई स्क्वायर के अंतर्गत हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और इसमें कैसे जो है न्यूमेरिकल आते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है। जो स्वतंत्र वितरण की परिकल्पना है वो क्या होती है उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। अब देखें, जैसे काई स्क्वायर में आपका हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसके अंतर्गत दो जो है आपके दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहते हैं। अब इसको देखें कि जैसे नॉर्मल या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में है तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है सिंगल, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल से आप जो है उसका FO माइनस FE अपॉन FE करके जो है काई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाते हैं 1 और 2, ठीक है। इनके बीच ये देखा जाता है कि क्या ये किसी प्रतिक्रिया पर ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्वतंत्र है या नहीं, इंडिपेंडेंट है या नहीं, इनमें सहमति है या नहीं, भिन्नता है या नहीं, ये देखने का प्रयास किया जाता है हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन में। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन का तरीका चेंज हो जाता है। जैसे आपने सिंगल जब नॉर्मल या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में निकाला तो वहां पर काई स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, FO माइनस FE अपॉन FE इसका होल स्क्वायर रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक सेल्स के लिए अलग अलग ये कैलकुलेट होगा, FO माइनस FE अपॉन FE, ठीक है। अब इसको समझने के लिए अब जैसे कि मान लीजिए आप जो है उसमें FE कैलकुलेट कर रहे थे नॉर्मल या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वहां पर FE डायरेक्ट आप जो है कैलकुलेट कर लेते थे कि मान लीजिए जो है 150 बच्चे हैं तो एक्सपेक्टेड है कि जो है सब में 3 ग्रुप हैं तो सब में जो है 50-50 बच्चे रहेंगे। लेकिन यहाँ पर इसके कैलकुलेशन का तरीका चेंज हो जाता है। यहाँ पर क्योंकि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो उनका जो है ये रो और कॉलम ये दोनों जो है अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर FE कैलकुलेट करने के लिए आपको रो इंटू कॉलम अपॉन n करना पड़ता है, ठीक। ये तो जो है FE इससे कैलकुलेट होता है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी चेंज हो जाती है। जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम वहां पर क्या थी नॉर्मल और इक्वल में कि K-1, लेकिन यहाँ पर क्योंकि रो और कॉलम दो कैटेगरी में है तो यहाँ पर रो -1 एंड कॉलम -1 हो जाता है, C-1, ठीक है। तो इस प्रकार से डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें कैलकुलेट किया जाता है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अब इसको एक एग्जांपल से समझिए तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए आपके पास 3 कैटेगरी है डाउरी के लिए, दहेज के लिए जो है आपने लोगों से प्रतिक्रियाएं ली। तो 3 प्रकार के व्यक्ति हैं। मान लीजिए ये हैं ग्रुप, ठीक है। ग्रुप में मान लीजिए मैरिड हैं, अनमैरिड हैं और डाइवोर्सी, ठीक। 3 कैटेगरी है। अब इसमें आपने डाउरी के लिए जो है उनसे प्रतिक्रियाएं ली व्यक्तियों से। अब इसको बना लें 3 कॉलम में। अब मान लीजिए ये है एग्री कि लेना चाहिए, ये कहते हैं अनिश्चित हमको नहीं पता, और तीसरा जो है कह दिया कि नहीं लेना चाहिए, डिसएग्री, ठीक है। 3 कैटेगरी है। अब मैरिड लोग कितना जवाब देते हैं, अनमैरिड कितना जवाब देते हैं और डाइवोर्सी कितना जवाब देते हैं, इसको थोड़ा सा देख लें। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल जो है आपको लिखे मिलेंगे, हाँ, कि 200 व्यक्ति हैं, ये 200 व्यक्ति हैं ग्रुप में। तो इसमें जो है जो विवाहित हैं ये 15 हैं, इसमें 15 हैं और इसमें 40 है। इसमें है 25, इसमें 40 और इसमें 25, इसमें है 10, 15, 15, ठीक है। तो ये प्रतिक्रियाएं आपको मिली कि मैरिड लोगों ने कहा 15 लोग एग्री हैं डाउरी के लिए, 15 लोग अनिश्चित है और 40 लोग कहते हैं कि नहीं लेना चाहिए। अनमैरिड में
25 लोग कह रहे हैं कि लेना चाहिए, 40 लोग कह रहे हैं नहीं लेना चाहिए, 25 लोग कह रहे हैं अनिश्चित है, 25 लोग कह रहे हैं लेना चाहिए। इसी प्रकार डाइवर्सिटी में। ठीक, तो ये देखिए, ये तो आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, ये आपको डेटा मिलेगा। और ऐसे ही न्यूमेरिकल किताबों में उसमें आ जाते हैं एग्जाम में। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि देखिए दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक है कि जो है जो उनकी स्थिति विवाहित होने की स्थिति है, एक वेरिएबल हो गया, और दूसरा है उनका एटीट्यूड। ठीक है, एक ये हो गया, दूसरा एटीट्यूड हो गया डाउरी के प्रति। तो अब देखिए, अब ये पूछ रहा है कि क्या ये दोनों स्वतंत्र चर या ये दोनों चर एक दूसरे से स्वतंत्र हैं या नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पर H0 क्या बनेगा आपका नल हाइपोथेसिस कि विवाहित होने की स्थिति और एटीट्यूड दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं। ठीक, नल हाइपोथेसिस आपने बना ली। अब आपका देखिए FO दिया हुआ ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे इसको देखिए। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको हर सेल्स के लिए अलग अलग करना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है कि FE इक्वल टू R इंटू C अपॉन N। N 200 है, R देखिए। तो अब जैसे मान लीजिए पहले इसको जोड़ लीजिए तीनों को। ठीक है, यहां टोटल कर लीजिए और यहां टोटल कर लीजिए, तो ये स्थिति आपको यहां पर मिल जाएगी क्लियर कट कि कितने कितने हैं। तो रो और कॉलम आपको मिल जाएंगे। ठीक, अब देखिए इसमें कितने हो रहे हैं, इसमें 70 हैं, इसमें 90 हैं और इसमें 40 है, ये 200 हो गए। ठीक है, इसी तरीके से जब इधर चलेंगे तो ये है 50, ये है 70 और ये है 80। ठीक, दोनों में मिल गए 200। अब देखिए पहले सेल्स के लिए आपको FE निकालना है, तो FE जो है हो जाएगा यहां पर R कितना है, यहां पर देखिए रो 70 गुणे यहां देखिए 50 बटे 200। ठीक है, तो ये आएगा 17.5। तो अब यहां पर FE आप जो है ब्रैकेट में लिख दीजिए 17.5। इसी तरीके से दूसरे वाले में चलेंगे तो यहां देखिए 70 है, यहां 70 है। ठीक है, इसके लिए हो जाएगा 70 गुणे 70 बटे 200। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका 24.5। ठीक, तो यहां पर आप लिखेंगे 24.5। ठीक, सब में ऐसे ही करते जाएंगे एक एक करके, ये रो और कॉलम, रो कॉलम, रो कॉलम, सब में करते जाएंगे। अब जैसे यहां पर आ गया आपका 28, यहां पे आ गया 22.5, यहां आ गया 31.5, यहां आ गया 36, यहां आ गया आपका 10, यहां 14 और यहां 16। ठीक, तो ये FE आप ऐसे निकालेंगे। अब FE आपका निकल गया, तो अब इसके बाद जो है आप निकालेंगे इसकी chi-स्क्वायर की वैल्यू। chi-स्क्वायर की वैल्यू हर सेल्स के लिए अलग अलग निकलेगी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इस सेल का है, इस सेल का, इस सेल का, इसका सबका देखिए 3 3 6 3 9, 9 बार आपको chi-स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अब chi-स्क्वायर इक्वल टू पहले वाले सेल्स के लिए क्या हो जाएगा आपका FO माइनस FE अपॉन FE, इसका होल स्क्वायर, प्लस दूसरे वाले सेल्स के लिए ऐसे ही FO माइनस FE का होल स्क्वायर अपॉन FE। ठीक है, प्लस एंड सो ऑन, ऐसे करते जाइए, ये आपके 9 बार जाएंगे। अब देखिए पहले वाले सेल्स के लिए जब chi-स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15 माइनस 17.5 का होल स्क्वायर अपॉन 17.5, प्लस इसी तरीके से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 माइनस 24.5, 24.5 बटे 24.5। ठीक है, प्लस एंड सो ऑन। ठीक, ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये सब सारे सेल्स का लिखते जाएंगे। तो अब यहाँ पर फिर जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए इसकी वैल्यू जब अलग अलग निकालेंगे तो एक की आई है इसकी 0.36 प्लस 0.36 प्लस 3.68 प्लस 0.28 प्लस 2.29 प्लस
3.36 प्लस 0 प्लस 0.07 प्लस 0.06। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक छूट गया प्लस 368 2829। हाँ, एक ये छूट गया। तो अब ये टोटल आपका जो है हो जाएगा 15.6। ठीक, अब इसको देखेंगे तो ये 9 सेल्स हैं, तो ये टोटल कर लेंगे तो ये 15.6 वैल्यू आ गई। अब ये 15.6 काई स्क्वायर की वैल्यू आई है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पर देखेंगे कितना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए यहां देखिए रो कितने हैं, कॉलम कितने हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम में r-1 और c-1 होता है। ठीक है, तो दोनों में देखिए 3 है, 1 2 3 और 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका 3-1 और 3-1, यानी ये हो जाएगा 4। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 पे 0.05 की वैल्यू देखिए काई स्क्वायर की, तो वो कितनी आई है। 0.05 पे ही देख लेते हैं, एक ही देखते हैं। टेबल वैल्यू पीछे दी रहती है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 पे 0.05 की वैल्यू देखें तो ये आई है आपकी 9.48। ठीक है, अब देखिए ये वाली वैल्यू काई स्क्वायर की वैल्यू इससे ज्यादा है, यानी नल हाइपोथेसिस आपकी रिजेक्ट होगी। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई, मतलब आपने क्या बनाया था कि जो है विवाहित और जो है एटीट्यूड के बीच स्वतंत्रता नहीं है, या स्वतंत्र वितरण की परिकल्पना को स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जब आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई, यानी जो है उनकी सहमति और जो इनकी जो है ग्रुप है उनके बीच स्वतंत्रता है, वो एक दूसरे से भिन्न है। ये इस तरीके से आप जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपका जो है काई स्क्वायर इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 2:2 कंटीजेंसी टेबल की। थैंक यू।